उफनती नदी को वही पार करता है जो खतरों को साथ लेकर चलता है। जो मरने से डरता है वह किनारे पर ही खड़ा रहता है। तो साइंस सब्जेक्ट के फील्ड में भी जो ये लाइनें हैं बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में भी हमें नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहना पड़ता है। और माइंड की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी नए चीज को सीखने का रेजिस्टेंस करती है, क्योंकि नए चीज को सीखने में माइंड को अपने सर्किट को चेंज करना पड़ता है, इसलिए वो किसी भी नए चीज को सीखने का अपोज करेगा। तो इसलिए साइंस के स्टूडेंट को जब कॉन्सेप्ट सीखना होता है तो उन्हें ना सिर्फ माइंड के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ता है, बल्कि ब्रेक करने के बाद उन्हें उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश भी करनी पड़ती है। तो साइंस फील्ड में जो सफलता है, जो सक्सेस है, उसका एक ही रास्ता है कि तुम्हें लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, माइंड के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए भी और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को, फेनोमेना को समझने के लिए भी। इसलिए साइंस की पढ़ाई आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल डिफिकल्ट है, और इसलिए जो है स्टूडेंट्स उससे भागने भी लगते हैं क्योंकि वो प्रयास नहीं करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट जेन्युइन प्रयास करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए, हम उन्हें पूरा सहयोग देंगे कॉन्सेप्ट को सीखने में, प्रॉपर ढंग से समझने में। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं, जो कि उन्हें कॉन्सेप्ट को सीखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर उन्हें कॉन्सेप्ट को समझने में कहीं प्रॉब्लम भी हो रही है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं वीडियो में, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, मेरे वीडियो देखते रहो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करते जाओ। हम साथ मिलकर साइंस को सीखने और समझने में जो प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फ्रिक्शन पर बेस्ड है। फ्रिक्शन, जैसा कि हमें पता है, हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। जो हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं उसमें फ्रिक्शन हर जगह प्रेजेंट है। जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो ग्राउंड और हमारे पैर के बीच जो फ्रिक्शन होता है वो हमें चलने में हेल्प करते हैं। जब हम रस्सी में गांठ बांधते हैं तो उस केस में भी रस्सी में जो फ्रिक्शन होता है वो गांठ को होल्ड करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है और उसे जो समझने का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए धीरे धीरे उसे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज मैं एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी और उसके फेनोमेना को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे तुम्हें काफी हद तक फ्रिक्शन को समझने में हेल्प मिलेगा। तो जिस एक्सपेरिमेंट की मैं हेल्प ले रहा हूं उसमें जो आर्टिकल है वो है एक टेबल, एक कॉपी और ये लॉग। और देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। तो देखो मैंने लॉग को कॉपी के ऊपर रख दिया है। अब देखो मैं कॉपी को धीरे धीरे पुल करता हूं, मतलब स्मॉल फोर्स लगाकर इसे पुल करूंगा। तो देखो मैंने स्लोली कॉपी को पुल किया, स्मॉल फोर्स लगाया है। तो हम देखते हैं कि लॉग जो है वो कॉपी के साथ ही मूव कर रहा है, मतलब वह कॉपी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है कि जब हम कॉपी में स्मॉल फोर्स लगाते हैं तो लॉग और कॉपी एक साथ मूव करते हैं। अब देखो दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, कॉपी पर एक सडन फोर्स लगाऊंगा, जर्क दूंगा कॉपी को। तो देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या हुआ, लॉग तो कॉपी के साथ मूव किया ही नहीं। पहले ऑब्जर्वेशन में तो वो कॉपी के साथ मूव हो रहा था, अब तो वो कॉपी से सेपरेट हो गया। कॉपी लॉग के नीचे से निकल गया और लॉग टेबल पे वहीं पर गिर गया, उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पर कॉपी खींचने से पहले विद रिस्पेक्ट टू टेबल वो रखा हुआ था। इसका मतलब हुआ लॉग और कॉपी इस केस में सेपरेट हो गए और लॉग जो है कॉपी के साथ नहीं मूव हुआ। अब ये जो दो ऑब्जर्वेशन है तो इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है।
पहले केस में कॉपी को जब मैंने मूव किया तो लॉक कॉपी के साथ मूव हो रहा था, लेकिन दूसरे केस में जब मैंने सडन फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगाया, तो लॉक कॉपी के साथ नहीं मूव हुआ बल्कि वो कॉपी से सेपरेट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? और अगर तुम इसे इनर्शिया के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो तो इनर्शिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेनेशन का वो फ्रिक्शन पर बेस्ड है। यहां पर फ्रिक्शन जो है वो गेम खेल रहा है, वो मेन प्लेयर है और इस गेम में उसी का रोल है, तो इसे हमें फ्रिक्शन की हेल्प से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन को समझाने के लिए मैंने ये दो डायग्राम बनाया। सपोज हमारे ऑब्जर्वेशन की केस में नीचे ये डैश डैश वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कॉपी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर जो ये वाला ऑब्जेक्ट है बॉक्स टाइप का वो लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कॉपी का जो टॉप सरफेस पे ये जो स्फीयर बना हुआ है वो कॉपी के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पोर्शन के एटम को। इसी तरह से ये जो लॉक है, लॉक के बॉटम पे जो ये स्फीयर बना हुआ है वो बॉटम के सरफेस के जो एटम है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब लॉक कॉपी पे रखा जाता है तो लॉक के बॉटम के एटम और कॉपी के टॉप के जो एटम है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और जब क्लोज आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो इनके बीच इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है नेचर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। उन्हीं की वजह से एक सर्टेन वीक फोर्स काम करने लगता है जिसको हम इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स दोनों सरफेस के एटम के बीच काम करने लगता है और दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड कंडीशन में आ जाते हैं, सरफेस एक दूसरे से स्लाइटली बंध जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, तो जब मैं कॉपी को स्लोली खींचता हूं तो कॉपी के एटम क्या होते हैं, लेफ्ट साइड, इस साइड जो है मूव होते हैं। तो जब कॉपी के एटम मूव होते हैं तो क्योंकि कॉपी के एटम और लॉक के एटम के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जैसे ही कॉपी का एटम मूव होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से कॉपी का एटम जो है लॉक के एटम को अपने साथ खींचता है। तो इसका मतलब हुआ लॉक जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है कॉपी के मोशन की डायरेक्शन में, और क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो दूसरा पहले पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहां भी वही केस होगा कि कॉपी का जो एटम है वो लॉक के एटम को अपने मोशन की डायरेक्शन में खींच रहा है, तो बदले में लॉक का एटम जो है वो कॉपी के एटम को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से कॉपी के एटम या कॉपी जो है एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, राइट डायरेक्शन में, जो कि लॉक उस पे लगा रहा है। तो ये जो एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से दोनों सरफेसेस के बीच फोर्स लग रहे हैं, दोनों सरफेस पर फोर्स लग रहे हैं, वही फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये जो है बेसिकली हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। अब फ्रिक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, उसकी वैल्यू 0 से बढ़ती है और एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है। उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं FL से। तो ये FL लिमिटिंग फ्रिक्शन को बता रहा है और ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। फ्रिक्शन अपने आप को इस वैल्यू तक बढ़ा सकता है बट इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो होपफुली फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन हमारे दोनों ऑब्जर्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उसमें हमने क्या किया कि कॉपी को मैंने यहाँ पे पकड़ा और एक एक्सटर्नल फोर्स कॉपी पे इस डायरेक्शन में लगाया। तो जब मैंने कॉपी पे F फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये फोर्स स्मॉल था, काफी कम था। तो जैसे मैंने कॉपी में लगाया तो कॉपी में क्या फिनोमेना हुआ उसको भी थोड़ा समझ लो। तो कॉपी के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम हैं और ये एटम आपस में टाइटली बॉन्डेड होते हैं क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के एटम है। तो जब मैं कॉपी को फोर्स लगा के ऐसे खींचा तो ये फोर्स हर एटम पे लगा, हर एटम अपने अगले वाले एटम पे फोर्स लगाता गया और इसी तरह से
इन एटम जो सरफेस के एटम है उस पे भी कॉपी के अंदर वाले एटम ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और इस तरह से हर एटम इस डायरेक्शन में मूव होने लगा। तो सरफेस का एटम भी इसीलिए मूव हो रहा है क्योंकि कॉपी के बाकी एटम जो है इस पे इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इस सरफेस पे जो एटम है, कॉपी के सरफेस पे जो एटम है उस पर कितना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये एफ फोर्स। एफ फोर्स जितना मैंने कॉपी के इस एंड पे लगाया वही फोर्स सारे एटम पे लग रहा है। तो सरफेस के एटम पे भी ये एफ फोर्स जो है लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस वजह से जब एटम मूव होगा तो वो लॉक के एटम पे भी इतना ही फोर्स लगाएगा। कितना? एफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये इस पे एफ फोर्स लग रहा है, ये दोनों भी आपस में बॉन्डेड है, तो ये भी क्या करेगा, उस पे एफ फोर्स लगाएगा, कैपिटल एफ फोर्स। और इस एफ फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? तो इस एफ फोर्स को बैलेंस करेगा इन दोनों के बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, जो कि क्या है, फ्रिक्शन। तो हम बोलेंगे कि इस एफ फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन इस एफ फोर्स को बैलेंस कर लिया, मतलब सपोर्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा, लॉक कॉपी के साथ मूव करेगा। ये सिमिलर वैसा ही है जैसा रस्सी की केस में क्या होता है, या धागे की केस में क्या होता है। अगर रस्सी के दोनों एंड को पकड़ लो और ऐसे करके स्ट्रेच करो, खींचो, तो इनिशियली क्या होगा, रस्सी के जो एटम के बीच फोर्स है वो तुम्हारे फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, तो रस्सी नहीं टूटेगा। लेकिन तुम अपना फोर्स बढ़ाते जाओगे तो एटम और एटम के बीच फोर्स भी बढ़ने लगेगा, और उनके बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्स है उसे बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो फिर रस्सी टूट जाता है। तो यहां भी वही प्रोसेस हो रहा है। तो पहले केस में जो एक्सटर्नल फोर्स था वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम था, तो इसलिए फ्रिक्शन जो है इस फोर्स को बैलेंस कर दे रहा था। तो इसका मतलब है ये जो कॉपी के सरफेस का एटम है लॉक के एटम के साथ कनेक्टेड रहा, बॉन्डेड रहा और उसे खींच पाया, तो जिसकी वजह से लॉक कॉपी के साथ मूव होता रहा। अब सेकंड केस में क्या हुआ, जो एक्सटर्नल फोर्स है काफी ज्यादा लगाया, तो इसका मतलब है अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाया तो हर एटम पे ज्यादा फोर्स लगा, तो सरफेस के एटम पे भी ज्यादा फोर्स लगाया, तो उसने भी क्या हुआ, लॉक के एटम पे ज्यादा फोर्स लगाया। लेकिन अब ये फोर्स इतना ज्यादा था कि उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा थी, मतलब अब इनके बीच का जो इंटर एटॉमिक फोर्स है इसे बैलेंस नहीं कर पाएगा, और इसलिए इनके बीच बॉन्ड या कांटेक्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब कॉपी के सरफेस का जो एटम है लॉक के एटम को नहीं खींच पा रहा है, ब्रेक हो गया उसके बीच, इसीलिए कॉपी क्या होगा, अब नीचे से स्लिप होके निकल जाएगा और लॉक कॉपी के साथ नहीं मूव होगा और वो वहीं पर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इतना ज्यादा है कि फ्रिक्शन उसे बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए कांटेक्ट ब्रेक हो गया। तो इसलिए लॉक उस केस में कॉपी के साथ नहीं मूव हो रहा था। तो देखा फ्रिक्शन ने कैसे हमारे ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया और कैसे फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है इस फिनोमेना के लिए कि वो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में भी रखता है और वो एक सर्टेन कंडीशन में वो कांटेक्ट में नहीं भी रखता है। तो होपफुली तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, इसी तरह की वीडियो मैं बनाते रहूंगा। अगर कोई सजेशन है तो वो भी मैसेज में दे देना।